बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास ये एक नया एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को समझते हैं स्टार्ट में कि इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, हमसे क्या मांगा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास क्या है, इफ़ एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई का स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज जेड एंड x इज इक्वल टू हमारे पास x y z की वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y और z की वैल्यूज़ हमारे पास है। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ को समझेंगे, वो हमारे पास क्या है, ज्वाइंट वेरिएशन। जब हम इस ज्वाइंट वेरिएशन को समझेंगे तो हमारे पास जितने भी सवाल हैं वो काफ़ी आसान तरीके से हमें समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट में इसको समझते हैं। अब ज्वाइंट वेरिएशन क्या होता है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, व्हेन अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली और इन्वर्सली एज मोर देन वन अदर क्वांटिटीज़। अब ये हमारे पास इंग्लिश में है। इससे पहले हम जितने भी एक्सरसाइजेज है उसमें हम कर चुके हैं कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है। अब यहाँ पर हम फिर से वही कर रहे हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर से मैं समझा देता हूँ। हमारे पास पहला वर्ड क्या है, y वेरीज डायरेक्ट। अब डायरेक्ट वेरीज क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल x वेरीज डायरेक्टली y, ये हमारे पास क्या होता है, व्हेन अ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली। जब हम डायरेक्टली को लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो हमारे पास निशान होता है इसे हम क्या कहते हैं, वेरीज एज। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्या है, इन्वर्सली। अब इन्वर्सली को हम कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरह है मगर स्लाइड सा डिफरेंस है। वो क्या होता है, वेरीज एज का निशान लगाएंगे मगर जो वैल्यू होगी उसे हम क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे। अब ये हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो होता है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ज्वाइंट वेरिएशन क्या होता है, ज्वाइंट वेरिएशन में हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास दो डायरेक्ट वेरिएशंस हो, उनको हम आपस में मिलाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, ज्वाइंट वेरिएशन कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई दो हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होंगे, उसे हम कैसे आपस में ज्वाइंट करेंगे, एक साथ मिलाएंगे। अब दो डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर हमारे पास हो, फॉर एग्जांपल x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y और दूसरा हमारे पास क्या हो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या हो, z हो। ठीक है, अब दो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनको अब हम जब ज्वाइंट करवाएंगे, आपस में मिलाएंगे तो ये किस फॉर्म में बनेगा, इसको हम लिखेंगे x वेरीज एज, किस फॉर्म में लिखेंगे, y और z। अब हमने क्या किया, इन दोनों वेरिएशंस को जब हमने ज्वाइंट करवाया तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेरिएशन कहते हैं। अब ये हमने एक एग्जांपल पढ़ा कि भाई हमारे पास जब दो डायरेक्ट वेरिएशंस हो, हमने दो डायरेक्ट वेरिएशंस लिखे, जब हमने इनको आपस में ज्वाइंट करवाया तो इस फॉर्म में आया। अब इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि भाई दो इन्वर्स वेरिएशन है। अब इन्वर्स को हम लिखते हैं x वेरीज एज इन्वर्सली अपॉन क्या लिखेंगे, y लिखा, ये हमारे पास पहला वेरिएशन हुआ। अब दूसरा लिखेंगे x वेरीज एज 1 अपॉन z। ठीक है, अब दो हमारे पास क्या है, इन्वर्स वेरिएशन, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशन भी कहते हैं। अब इनको जब हम ज्वाइंट में लिखेंगे तो ये किस फॉर्म में बनेगा, अब देखते हैं। x लिखेंगे वेरीज एज, ऊपर 1 है दोनों का तो 1 लिखेंगे, नीचे क्या आएगा, y एंड z। हमारे पास अगर दो इन्वर्स वेरिएशन हो, जब इनको हम आपस में ज्वाइंट करवाएंगे, आपस में मिलाएंगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेरिएशन कहते हैं। अब लास्ट हमारे पास एक और एग्जांपल रह गया, वो क्या कहते हैं कि भाई अगर एक डायरेक्ट वेरिएशन हो और एक इन्वर्स हो तब क्या बनता है। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम एक डायरेक्ट वेरिएशन बनाते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट हुआ। अब एक क्या करवाएंगे, एक इन्वर्स वेरिएशन हम बनाते हैं, तो देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अगर आपके पास एक डायरेक्ट वेरिएशन हो और एक इन्वर्स वेरिएशन, एक डायरेक्ट वेरिएशन एक इन्वर्स, जब इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करवाएंगे, मिलवाएंगे तो ये किस फॉर्म में बनेगा हमारे पास, देखें x वेरीज एज, ऊपर हमारे पास क्या है, y है, यहाँ पर 1 है, y 1 जार y ही आता है, नीचे क्या होगा, z। तो जब हमारे पास एक डायरेक्ट वेरिएशन हो, एक इन्वर्स वेरिएशन हो, जब इनको आपस में हम ज्वाइंट करवाएंगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ज्वाइंट वेरिएशन। हमारे पास जब दो वेरिएशंस को हम ज्वाइंट करवाएंगे उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट वेरिएशन। ज्वाइंट वेरिएशन को समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, सवाल की तरफ आएंगे। सवाल में हमारे पास क्या है, इफ़ x वेरीज डायरेक्टली एज, अब y x क्या है, डायरेक्टली वेरीज आता है डायरेक्टली y का स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज z
z का। अब x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आता है y का स्क्वायर और वही x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन आता है z के। हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इन तमाम को हमने सॉल्व करना है और फाइनली हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू हमने बतानी है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इंग्लिश में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें हमें सवाल में दी गई हैं उन तमाम चीज़ों को हम इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास सवाल में क्या दिया गया है, x वेरीज डायरेक्टली, हम लिखेंगे x वेरीज एज डायरेक्टली क्या है, y का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। आगे चलते हैं, फिर क्या है x इन्वर्सली, x वेरीज एज इन्वर्सली किसके, z के, तो हम लिखेंगे x वेरीज एज इन्वर्सली को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन के, जो भी वैल्यू हो उसे हम नीचे लिखते हैं। z को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा ताकि जो 2 हो और z हो वो आपस में आपको कन्फ्यूजन ना लगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ज्वाइंट वेरिएशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम आपस में ज्वाइंट करवाएंगे, आपस में मिलाएंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ है, इनको हम क्या करवाएंगे, ज्वाइंट करवाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, देखें मैंने लिखा कंबाइनिंग। कंबाइनिंग का मतलब भी वही है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मिलाएंगे। देखते हैं किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले देखिए मैं लिखूँगा x वेरीज एस। अब y का स्क्वायर जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, वही y का स्क्वायर ही है। नीचे देखते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, z है। y का स्क्वायर ऊपर है, यहाँ ऊपर क्या है 1 है, तो y का स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, y का स्क्वायर नीचे क्या है z सेम एज इट इज़ हमारे पास आए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करेंगे, इससे पहले भी हम कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में। इस निशान को ख़त्म करके हम क्या लगाएंगे, इज इक्वल टू, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, के से क्या आता है हमारे पास, कॉन्स्टेंट आता है। बकाया तमाम चीज़ें हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। हमने इस निशान को ख़त्म करके दो काम किए। पहला काम क्या किया हमने, इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, के से क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब यहाँ तक आया सवाल, हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब इसके बाद हम फिर से सवाल में जाएंगे। सवाल में हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। अब हमने ये वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन 3 में पुट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 एंड z की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंड z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 32, ठीक है। z की वैल्यू ये है इन इक्वेशन 3। अब ये तमाम वैल्यूज जो है सवाल में दी गई है, इसको हम उठाकर कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में हम इसको पुट करेंगे। ये हमने इंग्लिश में लिखा। अब यहाँ तमाम वैल्यूज़ उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, ये रहा। एक दफ़ा फिर से लिखते हैं, x इज़ इक्वल टू के, y का स्क्वायर अपॉन क्या है, z है। अब तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, इसमें पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो x की जगह हम लिखेंगे 5 इज़ इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं तो k को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू क्या है 4 और ऊपर क्या है स्क्वायर है, नीचे z। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है 30, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा 32 हमारे पास बनती हैं। तो तमाम अल्फ़ाबेट्स की जगह हमने उनकी वैल्यूज़ लिखी, हमने ये काम किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं। यहाँ पर देखें ये 32 नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 32 इज़ इक्वल टू 16 के। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। आगे चलते हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें हम लिखेंगे इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 32 इज़ इक्वल टू के। अब ये जो 16 है वो के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। याद रखिए दो चीज़ों के साथ आपस में जब कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 16 और के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, डिवाइड हो गया। अब 16 और 32 कैंसिल हो रहे, 16 1 जार 16
16 2 ज़ार 32। हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास यहाँ पर बन रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू के। हमारे पास ये बना। अब आगे क्या करेंगे हम? 5 2 ज़ार क्या होता है? 10 इज़ इक्वल टू के। इसको हम सीधा करके लिखेंगे। मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा? के इज़ इक्वल टू 10। हमारे पास ये वैल्यू आई। अब क्या हुआ? हमारे पास सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया? के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को आगे हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो एक्स की आंसर है वो फाइंड आउट हो जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाउ पुट के इज़ इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 और z की वैल्यू हमारे पास क्या है? 14। अब हम क्या करेंगे? ये वाली वैल्यूज़ उठा के हम कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। इन इक्वेशन थर्ड ये तमाम वैल्यूज़ उठा के हमने कहाँ पर पुट करनी है? इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है। अब इक्वेशन 3 हमारे पास क्या था? यहाँ पर देखें, फिर से एक दफ़ा इसको लिखते हैं। x इज़ इक्वल टू के वाई का स्क्वायर होल का अपॉन क्या है? z है। अब जो जो वैल्यूज़ यहाँ पर हमारे पास है उसको यहाँ पर हम पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो x को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। k की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10, तो k की जगह हम 10 लिखेंगे। y की जगह हम क्या लिखेंगे? 7 होल का स्क्वायर है। z की जगह हम क्या लिखेंगे? 14। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या करता हूँ। x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 7 को आपस में 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास आया। नीचे हमारे पास क्या है? 14 है। अब यहाँ पर देखिए एक 7 जो है 7 1 ज़ार 7 2 ज़ार हमारे पास क्या बनता है? 14 बनता है। तो हमारे पास क्या बना? x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 7। नीचे हमारे पास क्या है? 2 ही बचा है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। फिर से हमारे पास एक कैंसिलेशन हो रही है। इस कैंसिलेशन को फिर से करते हैं और हमारे पास क्या होगा? फाइनल x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो काफ़ी आसान है ये वाले सवाल। तमाम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? x की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ार 2 2 5 ज़ार 10। हमारे पास क्या आया? 2 5 ज़ार 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 7 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाए। 5 7 ज़ार क्या होता है? 35 होता है। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। जब सॉल्व नहीं हो रहा, यही हमारा क्या है? आंसर है। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था कि भाई इस तमाम को हमने सॉल्व करना है और एंड में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 35। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज का 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हुआ।